हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम लोग जीएस पेपर 4 जो है इनसाइट के सिक्योर का उसमें से अब हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। जो हमारा सिलेबस है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसके पर्सपेक्टिव से ये सारे क्वेश्चंस गिवन हैं इसके इंडेक्स में। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू एजुकेशन एम्पावर्स अ पर्सन टू कन्फ्रंट द मिरियाड चैलेंजेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, मतलब मिरियाड का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ। वैल्यू एजुकेशन पर्सन को इस तरीके से एम्पावर करने का काम करती है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम में जो भी चैलेंजेस हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, लार्ज नंबर ऑफ चैलेंजेस, उनको कन्फ्रंट करा जा सकता है अगर एक पर्सन के पास वैल्यू एजुकेशन का टूल अवेलेबल हो। हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में। आप जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट टेल वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, आंसर के साथ अटैच होते हैं, जो डिस्कस, एक्सप्लेन, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। डिस्कशन में देखो हमें क्या करना होता है, हमें फेवर में और अगेंस्ट में दोनों में आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं हमें, मतलब उस टॉपिक के फेवर में भी, उस टॉपिक के अगेंस्ट में भी। फिर लास्ट में एक बैलेंस कंक्लूजन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आपको क्लियर हो गई होगी आराम से। यहाँ पर हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताना है और ये बताना है कि वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से एक टूल का काम कर सकती है पर्सन की लाइफ में, ताकि जिस पर्सन ने एक वैल्यू एजुकेशन पा ली है वो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, जो चैलेंजेस इंडियन सोसाइटी हमारी फेस कर रही है, एक वैल्यू एजुकेटेड पर्सन उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने का काम कर सकता है। वैल्यू एजुकेशन कैसे उस पर्टिकुलर पर्सन को एम्पावर करेगी। लेक्सिकन की जो हमारी ये बुक है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की, जो इसका नया एडिशन है, ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। अच्छी बात देखो इस बुक की क्या है कि हम लोग अप्रैल 2020 से ये जो सिक्योर के इनिशिएटिव को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके की ये जो जितनी भी बुक्स है ना वो हमारी कवर हो जाएंगी। बढ़िया बात ये है स्टैटिक पोर्शन के साथ सिक्योर में करंट एस्पेक्ट्स को भी डील करा जाता है। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो ज़रूरी है स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करना, वो सिक्योर के सिनॉप्सिस से हमारा काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। टेक्स्ट जो होता है क्वेश्चन का वो बुक्स में से लिया जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन इस बुक में से उठाया गया है, लेकिन आंसर जो होगा वो थोड़ा सा आपको कंटेम्प्रेरी डायमेंशन, करंट डायमेंशन और वेरियस अदर डायमेंशन भी दे देगा जो इस बुक में नहीं है। तो आप बताओ, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपको जीएस में मेंस में देखने को मिल जाए तो आप क्या लिखोगे इसमें? इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले अपना क्या बनाओगे? एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप ये याद रखना, इंट्रोडक्शन हमेशा आपका उस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए कि आपको एग्जामिनर को ये बता देना है, हाँ मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानता हूँ। ठीक है, जो इसमें कीवर्ड है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, अब ये बताने से पहले कि वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से पर्सन की लाइफ में एक टूल का काम करता है, इन सारी बातों को बताने से पहले हमें सबसे पहले एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा कि हम लोग क्या समझते हैं जब वर्ड आता है हमारे सामने वैल्यू एजुकेशन। उससे भी पहले आपको बताना पड़ेगा वैल्यूज़ क्या होती हैं। एक बार आप पहले बताओ वैल्यूज़ क्या होती हैं, फिर आप कंबाइन करके वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताओ, तो ये हमारा बनेगा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ देखो, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो वेरियस सिचुएशंस में जो हमारी लाइफ में आती हैं, उनमें उन सिचुएशंस में हमें ये डिसाइड करवाने में हेल्प करवाते हैं डैट इन के उस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट एक्शन इज़ राइट फॉर अस एंड व्हाट एक्शन इज़ रॉन्ग फॉर अस। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी हमारी चॉइस होगी वो राइट है कि रॉन्ग है, ये चीज़ कैसे पता चलती है हमें? हमारे प्रिंसिपल से, और हमारे वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम पर्टिकुलर सिचुएशन में राइट या फिर रॉन्ग को डिसाइड करने के लिए चूज़ करते हैं, वो वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, थोड़ी और बात करते हैं वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ एक तरीके से बेसिक और फंडामेंटल बिलीफ्स होती हैं हमारी, जो हमारे
एटीट्यूड्स को और एक्शंस को गाइड और मोटिवेट करने का काम करती है। ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सुनना, जो भी मैं आपको बताते जाऊँगा, जितना बताऊँगा उस पर ध्यान देना। वैल्यूज़ देखो बेसिक और फंडामेंटल बिलीव्स हैं। बिलीव्स के बारे में अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी बिलीव्स हैं, वैल्यूज़, जो हमारे एक्शंस को, जो भी आप एक्शंस लेते हो लाइफ में डेली बेसिस पे, दूसरों से इंटरेक्ट करते हुए, ठीक, अपने गोल्स को परस्यू करते हुए, ठीक है, और एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स का मतलब क्या होता है? वो क्वालिटीज़, वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो आपको दूसरे पर्सन से अलग बनाए। ओवरऑल मतलब आपका पर्सनैलिटी ट्रेट कैसा है, उसको हम लोग कहते हैं एटीट्यूड। ठीक है, लेकिन एटीट्यूड देखो एक ब्रॉड टर्म है, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं एटीट्यूड के, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ जाओ, क्योंकि यहाँ पर एटीट्यूड हमारा मेन कंसर्न नहीं है, हमारा मेन कंसर्न वैल्यूज़ है। सारी टर्म्स में आप वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जिस जगह पर रेलेवेंट कंटेक्स्ट में जिसके बारे में बात होगी उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एटीट्यूड्स आप सिर्फ इतना समझ जाओ, वो क्वालिटीज़ और वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन जो उसको दूसरे इंसानों से अलग बनाती है। आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हो, बिहेव कैसे करते हो, आप कैसे सोचते हो दूसरों के बारे में, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उनसे, वो क्या सोचें आपके बारे में। ओवरऑल ये जो आप इस तरीके के वैल्यूज़ को होल्ड करके, इस तरीके के बिलीव्स को जो आप होल्ड करके एक अपने माइंड में वर्ल्ड को इंटरेक्ट करने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेते हो, उसको हम लोग कहते हैं एटीट्यूड। ठीक है, और एक्शंस, मतलब एक्शंस तो कोई भी एक्शंस जैसे आप डेली लाइफ में लेते हो, पर्सनल इंटरेक्शन करते हुए, ठीक है, किसी से बात करते हुए, तो चाहे बात हो एटीट्यूड की या एक्शंस लेने की, उसको गाइड करने का काम हमारा एक बिलीफ सिस्टम करता है, एक तरीके की, मतलब हमारी सोच। ठीक है, और ये जो सोच डेवलप होती है, जो बेसिक और फंडामेंटल होती है हमारे एटीट्यूड्स और एक्शंस को गाइड करने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यूज़। ठीक है, इतना क्लियर? वैल्यूज़ देखो हमें इंटरनली ये भी बताती है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, मतलब अंदर से आपको एक आवाज़ आती है, अगर आप कोई भी एक वैल्यू होल्ड करके रखते हो ना, तो उस वैल्यू के बेसिस पे आपको पता लगता है मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, मुझे पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रुक जाना चाहिए ताकि मेरा रिएक्शन बाहर ना निकले। ये जो रिएक्शन आना किसी सिचुएशन में, आपका बिहेव करना पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपके मन से एक आवाज़ आना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये भी वैल्यूज़ के बेसिस पे होता है। वैल्यूज़ एक तरीके की हमारी पर्सनल क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। किस तरह की पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं? एक ऐसी पर्सनल क्वालिटी जो आपके एक्शंस को एक तो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, आपको ये पता है या आपके मन से आवाज़ आए कि किस तरीके का पर्सन आप बनना चाहते हो। ठीक है, आपके जो मतलब एक आवाज़ आती कि यू वांट टू बी लाइक दिस और लाइक डैट, इस तरीके की ये जो पर्सनल क्वालिटी होती है जिसकी वजह से आपका एक्शंस गाइड होता है। ठीक है, आप जिस तरीके के इंसान बनना चाहते हो, आप जिस तरीके से अपने आप को ट्रीट करते हो एज वेल एज़ दूसरों को भी ट्रीट करते हो। ठीक है, और अगर हम लोग एक वर्ड में बोलें, मतलब एक लाइन में बोलें, तो आपका ओवरऑल इंटरेक्शन पूरी दुनियादारी के साथ जो होता है वो वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, तो आप डिसाइड करते हो कि आपको दुनिया में जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की जो कॉन्वर्सेशन है, ठीक है, जो वर्ल्ड में वेरियस इंटरेस्ट है, मतलब आप क्या चीज़ परस्यू करना चाहते हो, क्या चीज़ नहीं करना चाहते हो परस्यू, कैसे आपको इंटरेक्ट करना है वर्ल्ड के लोगों से, किसको आपको अपनी लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना है, किससे आपकी डिस्कशन फ्रूटफुल होती है, क्यों और क्यों कोई आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है, तो ये सब जो आपके एक्शंस होते हैं ना, ये वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, वैल्यूज़ हमारे ओवरऑल जर्नल कंडक्ट के लिए एक जर्नल गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, मतलब आप अपनी लाइफ में अपने आप को जैसे कंडक्ट करते हो, ठीक है, दूसरों से इंटरेक्शन करते हुए, साइकोलॉजिकली जब आपकी कोई जो थिंकिंग डेवलप होती है, आपका वे ऑफ बिहेविंग जो होता है, ठीक है, वे ऑफ बिहेवियर जो होता है पर्टिकुलर दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, तो उसके लिए जो जर्नल गाइडलाइंस जो होती है ना, कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, अपने आप से भी दूसरों से भी, आप अपने आप को कैसे देखते हो, दूसरों को आप कैसे देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये जो सिस्टम होता है हमारी लाइफ के इर्द गिर्द जो डेली बेसिस पे चलता रहता है, और एक जो ह्यूमंस की एक चेन होती है जिसमें आप एक सेंट्रल पार्ट होते हो अपनी लाइफ में, और आपके इर्द गिर्द अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं, और 10 लोगों के साथ आपका 10 तरीके का इंटरेक्शन अलग होता है, तो आप उनसे किस वे में इंटरेक्ट करते हो, ये सब आपकी वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब
इतनी डिस्कशन करके ये तो हमें पता चल गया कि वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना इजी तो नहीं है। वैल्यूज़ एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसको एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में डिफ़ाइन करा जा सकता है और अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन ब्रॉडर सेंस को नज़रअंदाज करते हुए अगर हम लोग नैरो सेंस में बात करें तो वैल्यूज़ जर्नली, याद रखना, जर्नली का मतलब क्या है, 99% टाइम्स ना ऐसा माना जाता है कि वैल्यूज़ हमेशा जो पर्सन होल्ड करके रख रहा है वो सारी की सारी अच्छी हैं, वो सारी की सारी डिज़ायरेबल भी हैं। डिज़ायरेबल का मतलब क्या है, सोसाइटी उन्हें मंजूरी देगी, आपकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करी जाएगी, ठीक है। जैसे बड़ों को आप कभी देखो तो आप पैर छुओ तो कोई आपको यही तो आशीर्वाद देगा ना, आप जीते रहो, ये तो नहीं कहेगा कोई आपसे मर जाओ, ठीक है। तो ये जो जीते रहो कहने का जो आशीर्वाद है ये डिज़ायरेबल ही तो है। आप किसी के भी पैर छूओगे तो उस पर्सन को अच्छा लगेगा और सोसाइटी में देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, हाँ यार इसके कुछ ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होल्ड करके अपनी रखा हुआ है कि आज भी मॉडर्न ज़माने में ये पैर छूने में विश्वास करता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस में शर्मा जाते हैं, अरे पैर कैसे छूएंगे, घुटने, आजकल नया ट्रेंड क्या है, घुटने तक पैर छूना, ठीक है। लेकिन आप पूरा झुक कर अगर किसी को प्रणाम कर रहे हो, पैर छू रहे हो किसी के, तो एक डिज़ायरेबल, इसको हम लोग वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और वर्थफाइल मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी वर्थ होती है सोसाइटी के अंदर, मतलब लोग इसको प्रेज़ करते हैं, हाँ मतलब सच में ये वैल्यू अच्छी है और कोई उसमें क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्शन पुट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नैरो सेंस में तो हर वैल्यूज़ जो होती हैं, मतलब ओवरऑल आप ये समझ जाओ, वैल्यूज़ जनरली सोसाइटी के अंदर अच्छी ही मानी जाती हैं। कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ वैल्यूज़ होल्ड करके रखता हूँ तो हाँ वो जो क्वालिटीज़ है मेरे अंदर वो अच्छी ही हैं, ऐसा माना जाता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, सेम चीज़ देखो यहाँ पर फिर से लिखी हुई है। वैल्यूज़ एक तरीके से हमारा मोटिव होते हैं, हमारा एक कोई भी पर्पसफुल एक्शन लेने के लिए, मतलब मैं पर्पसफुली कोई एक्शन अगर ले रहा हूँ तो उसके पीछे मेरी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होंगी उस एक्शन में, ठीक है। मैं एग्जांपल से भी अभी आपको समझाऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। किस तरीके से हम जो पर्सन्स हैं वो सोसाइटी में ऐड करते हैं वो भी वैल्यूज़ के थ्रू ही होता है। अब दिक्कत देखो पता क्या आती है, सोसाइटी में कुछ ना मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जो सबको फॉलो करने चाहिए। मतलब सोसाइटी के कंटेक्स्ट में क्या राइट है और क्या रॉन्ग है उसको हम लोग कहते हैं सोसाइटी के मॉरल प्रिंसिपल्स। लेकिन कभी कभार कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जो पर्सन पर्सनली होल्ड करके रखता है, मतलब मेरे हिसाब से क्या सही है क्या गलत है वो मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आती है, वो मेरा नज़रिया है सही और गलत को देखने का, हो सकता है सोसाइटी के हिसाब से वो सही और गलत ना हो जिसको मैं देख रहा हूँ। मतलब जो चीज़ मेरे को लग रहा है कि नहीं यार मैंने सही करा है ऐसा, सोसाइटी के हिसाब से वो चीज़ बहुत ख़राब हो, ठीक है। और सिमिलरली वाइस वर्सा आप ले सकते हो। तो इस केस में क्या होता है, ये कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जो मैं होल्ड करके रख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, और जो सोसाइटी में मॉरली ना माना जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल वैल्यूज़, ठीक है। पर्सन की इंडिविजुअल वैल्यूज़, पर्सनल वैल्यूज़ वो पर्सनल बिलीव्स होती हैं, याद रखना वर्ड आया, मतलब ध्यान से सुनना, वर्ड यहाँ पर पर्सनल है, इंडिविजुअल का खुद का, ठीक है। पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल सोच है कुछ इंडिविजुअल की कि सोसाइटी में क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, दे मे और मे नॉट बी कंसिडर्ड मॉरल, ठीक है। अगर वो सोसाइटी की वैल्यूज़ के साथ टकराएंगी, क्योंकि सोसाइटी तो एक बड़े लेवल पे वैल्यूज़ डिफाइन करी जाती है ना सोसाइटी में, तो ठीक है। लेकिन पर्सनली जब कोई इंडिविजुअल अपनी वैल्यूज़ होल्ड करके रखता है तो वो एक तरीके से अपना ऐसा पर्सनल बिलीफ, कुछ ऐसे सोच विचार होल्ड करके रख रहा है जो उस पर्सन के हिसाब से सही है, ठीक है। वो मान रहा है वो पर्सन कि हाँ मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक है जो मैंने एक्शन लिया है, मुझे तो कुछ उसमें गड़बड़ी नहीं लगती, ठीक है, पता नहीं सबको क्या दिक्कत है इसके। लेकिन सबके हिसाब से वो थोड़ा उस पर्सन का जो एक्शन होता है वो गलत होता है, और कभी कभार उस पर्सन को सोशली बॉयकॉट भी कर दिया जाता है उसके उस पर्टिकुलर एक्शन की वजह से, ठीक है। अब कोई मान लो, जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि कोई एक पर्सन है ABC, और वो मान लो कि किसी एक लड़की है उससे प्यार करता है, ठीक है। और उस लड़की की, मतलब वो शादी करना चाहता था उससे, लेकिन कास्ट की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। जिस घर में उस लड़की की शादी हुई वहाँ उसके साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। और इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि ऑलमोस्ट वो बंदी अब डिप्रेशन में है। अब इस पर्सन ने क्या करा, क्योंकि मैरिज से पहले ही वो उसको लव करता था उस लड़की को, तो इसने उस लड़की को भगा लिया। अब इसके हिसाब से ठीक है, क्यों? क्योंकि यार ये देख नहीं सकता था कि ये कल को यार वो पागल हो जाए, वो मरने लगे, ठीक है, या उसे कुछ हो जाए, और
घर वालों ने उसकी शादी करवाई थी लेकिन घर वालों का डिसीजन गलत था, तो इस पर्सन को अपने एक्शन पे इसको कुछ गलत नहीं लगा। लेकिन आप याद करो, शादी तो इसी बेसिस पे नहीं हो पाई थी ना, इन लड़के लड़की क्योंकि कास्ट अलग थी। तो सोसाइटी के हिसाब से इसने 2 क्राइम कमिट कर दिए। अब सोसाइटी के हिसाब से मॉरल एक्शन नहीं है। एक तो दूसरे कास्ट की लड़की को भगा लिया, दूसरे कास्ट की लड़की से शादी करने के लिए अभी ये जो लड़का है रेडी हो गया है, और दूसरी गलती इसकी है कि इसने लड़की को भगा लिया। और लड़की को भगाना सोसाइटी में कोई अच्छी बात तो मानी नहीं जाती है, ठीक है। सोसाइटी के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। पर्सनल बिलीव्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, देखो बिलीव्स होल्ड करने में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो हमारी सोसाइटी के कंटेक्स्ट में रहकर शेप होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन। अभी मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो अब जैसे ये जो मैरिज का जो मैंने आपको ये अभी वो दिया, लव अफेयर का एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, हो सकता है इतना ज़्यादा रेलिवेंट ना लगाओ आपको, लेकिन ये समझाने के लिए काफ़ी है कि ये पर्सनल बिलीव्स पर्सन इस कंटेक्स्ट में होल्ड करके रख रहा है, उसको लग रहा है क्या सही है क्या गलत है। मैंने अपने एक्शन तो सही लिए हैं भाई, मैंने एक लड़की की जान बचा ली, मरने से उसको बचा लिया मैंने, क्योंकि मैं उससे प्यार करता था। लेकिन सोसाइटी में अच्छा मानेगी कैसे कि आपने लड़की को भगा लिया, किसी की बीवी को भगा लिया आपने। सोसाइटी क्या कहेगी, वो जी रही है, मर रही है, वो पिट रही है, लेकिन वो किसी और की है, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता। ये एक सोसाइटी का मतलब हो सकता है एक बिलीफ सिस्टम हो। तो अब समझ गए आप कि पर्सनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे सोसाइटी के मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ टकरा सकती हैं, ठीक है। देखो एथिक्स में ना कोई भी जनरल एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है कि आप मतलब IAS की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब रेलेवेंट का वैसा एग्जांपल देना, वो करके आप नॉर्मल कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि डेली लाइफ के जितने प्रैक्टिकल एग्जांपल दोगे ना वो उतने ही ज़्यादा रेलेवेंट होता है। लोगों ने गीता, महाभारत, रामायण के जो मैसेजेस होते हैं, द्रौपदी के एग्जाम्पल, और ये कि मतलब शी वॉज अ वाइफ ऑफ 5 हस्बैंड्स, और वो करके ऐसे भी एग्जाम्पल्स लोगों ने अप्रोप्रिएट जगह पर दिए हैं। कोई भी चीज़ लिखना गलत नहीं होती एथिक्स के पेपर में, अनटिल एंड अनलेस आप उसको जस्टिफाई कर सको। हर चीज़ का एक लॉजिकल प्रूफ, एक लॉजिकल आंसर, उसको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना जिस दिन सीख जाओगे ना, किसी का बाप सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अब जो हमने बात करी कि सोसाइटी की कुछ जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको हम लोग कहते हैं कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है। तो वैल्यूज़ भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। एक होती है पर्सनल वैल्यूज़, जैसा पर्सनल बिलीफ सिस्टम पर्सन होल्ड करके रखता है। दूसरे तौर पे कल्चरल वैल्यूज़, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो अलग अलग रिलीजन में एक्सेप्ट करी जाती हैं, अलग अलग सोसाइटी में इनको एक्सेप्टेंस मिलती है, और सोसाइटी के हिसाब से क्या एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, एक सिचुएशन में क्या सही है, तो सोसाइटी उसको वैल्यू करती है। तो उन वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है। जैसे कि आपने एक मूवी आई थी आमिर खान की, PK, आपको पता होगा। तो वो उसमें क्या हरकतें दिखाता है, वो कुछ ऐसी हरकतें दिखाता है जो सोसाइटी के जो कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं उनके अगेंस्ट होता है। मॉस्क में, मस्जिद में वो वाइन लेकर जाने की कोशिश करता है। चर्च में जो कोकोनट होता है, जो नारियल होता है, उसको फोड़ने की वो कोशिश करता है, ठीक है। ऐसे ही जब एक क्रिश्चियन लड़की की शादी हो रही होती है तो उनके वाइट ड्रेस जनरली पहनी जाती है, लेकिन वाइट ड्रेस हिंदू में एक विडो पहनती है। तो इस केस में वो क्वेश्चन पुट करता है उससे कि क्या आपके हस्बैंड की डेथ हो गई क्या। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं उन कल्चरल वैल्यूज़ के जिसको कल्चर वैल्यू करती है। और कभी कोई पर्सन की अगर जो पर्सनल वैल्यूज कल्चर के बीच में आती है ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं लोग उस पर्सन को कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा ग्रेटर होती हैं। हम अपनी डिस्कशन में ये बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, याद रखना, कि क्या ग्रेटर है क्या लेसर है सोसाइटी के अंदर, कौन सी वैल्यू ज़्यादा अच्छी है कौन सी बुरी है। मैंने आपको क्या बताया, पर्सनल बिलीफ सिस्टम इंडिविजुअल का होता है, हर किसी के बिलीफ सिस्टम को रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वो दंगे पैदा ना करवाते सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इस डिस्कशन के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वैल्यूज़ 2 तरह की होती है, पर्सनल वैल्यूज़ और कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है। अब वैल्यूज़ देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर प्ले करती हैं। वैल्यूज़ एथिक्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स इस चीज़ से कंडक्ट होता है कि जब ह्यूमन बींग्स कुछ एक्शंस लेते हैं तो उन एक्शंस के पीछे किसी भी सिचुएशन में, मान लो आपने कोई एक्शन लिया है, उस एक्शन में आपका अगर इंटेंशन देखा जाए ना, किस इंटेंशन के साथ आपने वो एक्शन लिया है, तो जहाँ पर इंटेंशन की बात हो रही है तो इंटेंशन में 2 तरह के इंटेंशन आपके देखे जाएंगे ना, या तो आपने गुड इंटेंशन के साथ वो एक्शन लिया होगा या बैड इंटेंशन के साथ एक्शन लिया होगा। तो अब देखो गुड और बैड का पैरामीटर जहाँ पर आ गया तो वैल्यूज़ का पैरामीटर तो ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है एथिक्स इज़ कंसर्न विथ ह्यूमन एक्शंस एंड चॉइस ऑफ दोज एक्शंस
एथिक्स उन एक्शंस को इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट कैसे, मतलब इंटेंशन जानने की कोशिश करता है, और जब इंटेंशन को जानने की बात चल रही होती है तो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली एथिक्स का पार्ट बन जाती हैं। क्लियर, ठीक है। उसके बाद कैसे बनती हैं पार्ट ये, क्योंकि एथिक्स से हमें ये पता चलता है जब हम पर्सन के एक्शंस के पीछे एक इंटेंशन को जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन ने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा बिहेव क्यों करा, उसका रिएक्शन पर्टिकुलर ऐसा क्यों आया, तो उसके पीछे वैल्यूज़ देखी जाती हैं उस पर्सन की, और ये माना जाता है कि उस पर्सन को कैसी वैल्यूज़ परस्यू करनी चाहिए थी और कैसी वैल्यूज़ परस्यू नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको कैसा बिहेव करना चाहिए था उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और कैसा बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए था। ठीक है, तो एथिक्स और वैल्यूज़ का लिंक आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के तौर पे सोसाइटी में करेज को एज अ मॉरल वैल्यू देखा जाता है। कब देखा जाता है, जैसे मान लो कोई पर्सन है वो करेज को वैल्यू देता है, मतलब हिम्मत को एक तरीके से वैल्यू देता है उसकी लाइफ में। कोई भी सिचुएशन आ जाए लेकिन वो हिम्मत ज़रूर दिखाता है, चाहे भले उसका क्रिटिसिज्म बहुत हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जो लोग करेज को वैल्यू देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो हर उस सिचुएशन में खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, जहाँ पर कुछ गलत हो रहा होता है, भले ही उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार हो। ठीक है, मतलब आपको सोसाइटी ज़रूर टोकेगी कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत क्या थी, तुमने सच बात ऐसे क्यों बता दी, इससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन जो लोग करेज को वैल्यू करते हैं वो हर एक सिचुएशन में खड़े होने के लिए तैयार होते हैं, चाहे भले उनका कितना भी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन हो। ठीक है, कितनी भी बुराई हो या कितने भी उन पर ब्लेम्स लगाए जाए, लेकिन ऐसे लोग करेज को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो करेज इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ, करेज एक ऐसी मॉरल वैल्यू हुई, ठीक है, जिसमें राइट और रॉन्ग कंडक्ट के साथ डील करने का काम करा जाता है। जो बात सही है वो पर्सन सही बोलेगा, जो बात गलत है वो गलत बोलेगा, फिर कोई बात नहीं, चाहे इसमें जो खुद के जो सगे लोग हों उनका नुकसान हो जाए, ठीक है, या अपना खुद का भी नुकसान हो जाए, लेकिन अगर पर्सन को लग रहा है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, इस सिचुएशन में किसी और पर्सन के साथ ठीक नहीं हो रहा है और मेरे बोलने की वजह से हो सकता है उस पर्सन की कोई हेल्प हो जाए, कोई मदद हो जाए, जब भले ही मेरा इसमें लॉस हो जाए, तो इस केस में करेज जो पर्सन दिखा रहा है वो उस पर्सन की मॉरल वैल्यू है। ठीक है, और एक बार बताओ, ऐसी ये जो मॉरल वैल्यू है, ये इस केस में जैसे उस जो करेज है वो उस पर्सन की पर्सनल वैल्यू है, वो पर्सन खुद होल्ड करके रखता है करेज, पूरी सोसाइटी तो करेज होल्ड करके नहीं रखती है। लेकिन कल्चर के कंटेक्स्ट में आप बताओ ये कल्चरल वैल्यू हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि सोसाइटी ऐसी वैल्यू को रिस्पेक्ट देगी ना। और हमने क्या बात करी थी, नैरो सेंस में वैल्यूज़ हमेशा अच्छी मानी जाती हैं, तो करेज होल्ड करके रखना अच्छा तो माना जाता है, लेकिन डर की वजह से कई लोग करेज को होल्ड करके नहीं रखते कि उनका स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म होगा या उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विसल ब्लोइंग। कुछ गलत होते हुए देखो तो विसल ब्लो करो, आवाज़ उठाओ अपनी, लेकिन विसल ब्लोइंग से कई लोग बचते हैं। ठीक है, कहीं उनका मर्डर ना हो जाए, कहीं उनको क्रिटिसिज्म फेस ना करना पड़े, जॉब से हाथ ना धोना पड़े, जॉब चली जाएगी तो घर कौन चलाएगा। लेकिन जो करेज को होल्ड करके रखते हैं वो कुछ भी हो जाए, उनका कितना भी पर्सनल लॉस हो जाए, लेकिन मन के अंदर वो बात को होल्ड करके नहीं रखते हैं। किसी और पर्सन का अगर फ़ायदा हो रहा होगा उनके सच बोलने से, वो बिल्कुल सच बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेक्ट मैं बताना क्या चाह रहा था इस एग्जांपल से, यहाँ पर पर्सन एथिक्स को यूज़ कर रहा है, अपने एक ह्यूमन एक्शन को यूज़ कर रहा है। ठीक है, एथिक्स को यूज़ कर रहा है, ह्यूमन एक्शन को यूज़ कर रहा है, और उस ह्यूमन एक्शन के पीछे पर्सन की इंटेंशन भी है, इंटेंशन गुड है। इसका मतलब करेज एक पर्सनल वैल्यू भी है, एक कल्चरल वैल्यू भी है, और ऐसे केस में ये वैल्यू गुड है, डिज़ायरेबल है और वर्थवाइल है। ठीक है, हो गया कनेक्शन। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आप इसको। वैल्यूज़ ये भी स्पेसिफाई करती हैं कि कैसे एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है एक पर्सन और उस पर्सन के गोल के बीच में, मतलब पर्सन और एक जो पर्टिकुलर गोल उस पर्सन के जो सामने होता है उसके बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड करने का काम भी करती हैं वैल्यूज़। लेकिन जब ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है तो कभी कभार एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, वही सेम एग्जाम्पल, मान लो कोई पर्सन है जो हिम्मत ये जुटाता है कि मैं विसल ब्लो करूँगा, मतलब आवाज़ उठाऊँगा अगर मेरे ऑफिस में कोई जो सुपीरियर बॉस है, कोई भी भले कोई भी बना रहा है, वो जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, बॉस है, CEO है, कुछ भी है, अगर उसने गलत करा है और
उसके गलत करने की वजह से फाइनेंशियली कंपनी को घाटा हुआ है, तो भले ही मेरी नौकरी चले जाए, वो मेरा बॉस हो, वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, वो मेरे खिलाफ केस कर देगा, मुझे झूठा फंसवा देगा, आई डोंट केयर। मुझे फ्यूचर की बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डरता। मैं इसकी जो हरकत है वो सबके सामने लेकर आऊँगा, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई भी सुपीरियर इस ऑफिस में ये एक्टिविटी करने से बचे, मतलब रुके, ठीक है। तो इस केस में क्या है, पर्सन है ABC मान लो, और उसके सामने गोल क्या है, गोल सिर्फ एक है कि मुझे जहाँ पर भी कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है मुझे उसको सामने लेकर आना है, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग हो रही है, पैसों के मामले में हेरा फेरी हो रही है, और वो मेरा अगर सुपीरियर कर रहा है, तो ये जो बॉस है इसका चेहरा मेरे को ऑफिस के सारे कलीग्स के सामने लेकर आना है। तो इस केस में पर्सन का गोल क्या हुआ, कंपनी में किसी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए, और कोई हावी ना हो सके और कंपनी के अंदर, और फाइनेंशियली किसी भी तरह का घोटाला ना हो कंपनी के अंदर। लेकिन हो सकता है उसी ऑफिस में काम करने वाला एक पर्सन हो XYZ, ठीक है। अब ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन हो सकता है इसका जो घर है वो इसकी नौकरी की वजह से ही चल रहा हो, ठीक है। तो इस केस में, और जो कई लोग जैसे डर जाते हैं कि बॉस से पंगा कैसे लें, तो इस केस में जो XYZ पर्सन है वो लॉयल्टी को ज़्यादा वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब वो पर्सन है, लेकिन दूसरे XYZ पर्सन का गोल क्या हुआ, गोल हुआ उसका लॉयल्टी। और जो ABC पर्सन था, ठीक है, उसका गोल क्या हुआ, उसका गोल हुआ विसल ब्लो करना, ठीक है। तो अब वैल्यूज समझ गए कि पर्सन और गोल के बीच में एक रिलेशनशिप को बिल्ड कैसे करता है। लेकिन इसी रिलेशनशिप को बिल्ड करते हुए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये जो रिलेशनल वैल्यू होता है ना, कि एक पर्सन किसी एक चीज़ को वैल्यू कर रहा है, लेकिन हो सकता है सेम सिचुएशन के अंदर दूसरा पर्सन उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहा हो। जैसे जो ABC पर्सन था, वो आवाज़ उसने उठाई, वो आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन दूसरा पर्सन लॉयल रहना चाहता है। तो अब ये क्या चल रहा है, पर दो पर्सनल वैल्यूज़ आपस में टकरा रही हैं, और सेम सिचुएशन के अंदर दोनों पर्सनल वैल्यूज़ अलग हैं। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेज़ी में वैल्यू कन्फ्लिक्ट। दो वैल्यूज़ के बीच में सेम सिचुएशन में जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू कन्फ्लिक्ट। वैल्यू कन्फ्लिक्ट का अगर एग्जांपल आया आपको लिखने को, आप ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है, कि आप कहीं पर SDM हो या कहीं पर भी, और आपके जो सीनियर कलीग हैं, कोई सेक्रेटरी हैं जो सीनियर IAS ऑफिसर वगैरह हैं, और कोई भी, मतलब ये तो हम लोग IAS के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉर्मल ऑफिस का भी, आप बैंक का लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि मैंने आवाज़ उठाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, या हो सकता है मुझे रिज़ाइन करने का प्रेशर मेरे ऊपर बनाया जाए, लेकिन वो सब मैंने सोचकर काम नहीं लिया। मुझे अगर गलत लगा तो मैंने विसल ब्लो करी ऑफिस में, वेरस दूसरे कलीग जो था मैंने उसको बोला, लेकिन उसने लॉयल्टी अपनी मेंटेन करी कि उसके लिए इस IAS की फील्ड में सेलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात थी, और अब वो कोई भी पंगा लेकर ऐसी हरकतें नहीं करेगा कि उसे सस्पेंड या कुछ भी होना पड़े। तो आप ये कह सकते हो कि सिचुएशन सेम थी, लेकिन सेम सिचुएशन में दो पर्सन्स की पर्सनल वैल्यूज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट आया, जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अब मत भूलना इसे। तो देखो यहाँ पर बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है, जो पर्सन ऑनेस्ट था ना, जिसने विसल ब्लो करी थी, वो ऐसा मानता है कि भाई लॉयल्टी चलो अपनी जगह है, लेकिन मेरे अगर चुप रहने की वजह से बहुत लोगों को अगर हार्म हो जाए ना, तो ऐसी ऑनेस्टी का मेरे कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसी लॉयल्टी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दूसरे केस में जो लॉयल पर्सन है वो ये मानता है, नहीं यार, किसी ने मेरे साथ एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करा है, किसी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा है, ठीक है, और मुझे जो मैं अब जॉब कर रहा हूँ उसमें मेरी जो करंट पोजीशन है वो मेरे बॉस की वजह से है, तो मैं उनका ट्रस्ट कभी भी नहीं तोड़ सकता, ठीक है। उनको बहुत बुरा लगेगा अगर मैं आवाज़ सामने उठाऊँगा, तो मैं इस केस में अपना ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ रेदर देन ऑनेस्टी को फॉलो करना, ठीक है। तो एक पर्सन ऑनेस्टी को फॉलो कर रहा है लॉयल्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, लेकिन दूसरे केस में पर्सन लॉयल्टी को ज़्यादा फॉलो कर रहा है ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। हो गया वैल्यूज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिचुएशन सेम है, लेकिन दो पर्सन दो अलग तरीके की वैल्यूज़ होल्ड कर रख रहे हैं। अब जो हम बात कर रहे थे कि कुछ वैल्यूज़ तो सोसाइटी में ऐसी मानी जाती हैं जो हमेशा अच्छी मानी गई हैं और राइटफुल बिहेवियर की मानी गई है, मतलब कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी पर्सन हो, उन वैल्यूज़ में कभी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। और ऐसी दो फेमस वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक है ऑनेस्टी, दूसरी है काइंडनेस, ठीक है, दया भावना दिखाना और सच बोलना। इन दोनों वैल्यूज़ की वजह से होता क्या है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड होता है। किसी भी तरह का रिलेशन किसी भी पर्सन के साथ हमारा हो तो उसके साथ हमारा एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप और एक ट्रस्ट बनाने का काम करती हैं दोनों वैल्यूज़।
ठीक है। इन दोनों के बिना ऐसा माना जाता है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करना और लॉन्ग लास्टिंग एक सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप रहना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। अब आप ये मान लो कि इसमें किसी को भी ऑनेस्टी और काइंडनेस में कोई वो हो सकता है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो और कोई आपको हेल्प करते हुए देख रहा है, तो वो उससे ऐसा बोलेगा कि तुम्हें ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत क्या है, क्यों तुम हेल्प कर रहे हो किसी ओल्ड पर्सन की, आप उसको रोड क्रॉस करवा रहे हो। ठीक है। तो काइंडनेस से कभी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो कोई पर्सन है, बहुत ओल्ड है, लेडी है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है, उनको ट्रैफिक से डर लग रहा है, आपने उनको अपना हैंड ऑफर करा कि माता जी मैं आपको रोड क्रॉस करवा देता हूँ। ठीक है। और क्या आपने उनको रोड क्रॉस करवाई, तो आपसे वो मना कर देंगी कि आपको थप्पड़ मार देंगी। ठीक है, मैं खुद कर लूँगी, जाओ भागो यहाँ से। काइंडनेस तो भली वो चलो मना कर दें आपको, ठीक है, लेकिन एक वो ये कहेंगे कि चलो यार किसी ने हेल्प तो करी, मतलब जो एक अच्छी वैल्यू सोसाइटी से उनको लगेगा खोई नहीं है। आजकल के कुछ यूथ ऐसे हैं जो हेल्प करने को तैयार हैं बुज़ुर्गों की, उनको ऐसा लगेगा उन लेडी को। ऑनेस्टी की अगर आप बात करो, सच बोलना जैसे है, देखो कंटेक्स्ट अलग हो सकता है, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है, अभी मैं एक्सेप्शन के बारे में बात करूँगा मैं आपसे, लेकिन ऑनेस्टी ओवरऑल आप बताओ 99% टाइम अच्छी होती है कि नहीं होती है एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में। मान लो कोई पर्सन है, मैं हूँ और मेरी वाइफ है, अब मैं उससे बोलूँ डार्लिंग आज से हम एक चीज़ डिसाइड करते हैं, जो भी हम एक दूसरे से बात बोलेंगे ना आज से झूठ ही झूठ बोलेंगे भर भर के। ठीक है, अपनी बातें तुम मेरे को मत बताना, मैं अपनी बातें तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलेगा वो रिलेशनशिप? ठीक है, जब कोई बात पकड़ी जाएगी आप खुद बताओ वो रिलेशनशिप कितने दिनों तक चल सकता है या कितने महीनों तक, कितने सालों तक सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, ऑनेस्टी की वजह से अच्छे शादियों की, अच्छे रिलेशनशिप्स की, कोई भी रिलेशनशिप हो, भाई बहनों का रिलेशनशिप हो, घर परिवार का रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, कलीग के साथ रिलेशनशिप हो, ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आपको कोई झूठ बोलते हुए पकड़ ले, अगर आप डिसऑनेस्ट हो किसी के साथ, वो रिलेशनशिप दोबारा उस फॉर्म में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ऑनेस्टी मानी जाती है एक बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं हम लोग। अब मान लो कि कोई क्रिमिनल है, वो आपके फ्रेंड को मारने के लिए ढूंढ रहा है और आपके दरवाजे पे वो खटखटाता है कि, और जो फ्रेंड है वो आपके घर में ही छुपा हुआ है। ठीक है, दरवाजे पे नॉक करके उस चोर ने या जो भी क्रिमिनल था जो आपके फ्रेंड को जान से मारने के लिए ढूंढ रहा था, उसने आपसे पूछा कि तुमने अपने फ्रेंड को कहीं देखा है? अब आपने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। आपने उसे गलत रास्ता बता दिया, वो है भी आपके घर में, लेकिन आपने उसे कहा वो सामने वाली लेन में मैंने उसे भागते हुए देखा, या फिर वो ये शहर छोड़कर चला गया, कुछ भी आपने बोला, लेकिन आपने इस केस में ऑनेस्टी नहीं निभाई। तो आप क्या ये बोलोगे कि, मतलब कोई आपसे ये बोलेगा कि आप झूठे इंसान हो, तुमने तो सच ही नहीं बोला चोर से, उसको बता देते सच, तो कोई बात नहीं, फ्रेंड की जान चली जाती तो क्या हो जाता, लेकिन ऑनेस्टी की पॉलिसी तो कम से कम तुम होल्ड करके रख पाते। देखो पॉइंट यही है समझाने वाला, वैल्यूज़ ना सिचुएशन के हिसाब से होल्ड करके रखी जाती हैं, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कंटेक्सचुअल होती हैं वैल्यूज़, कंटेक्स्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होती हैं वैल्यूज़। ठीक है, अब ऐसे केस में आपके सच बोलने से आपके फ्रेंड की अगर जान चली जाए तो फ़ायदा क्या है उसका, ऐसे सच्चाई बोलने से। ठीक है, तो वैल्यूज़ हमेशा ना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको रिएक्ट करना आना चाहिए। वैल्यूज़ को इतना भी ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखना चाहिए कि किसी का नुकसान हो जाए। अब जैसे हमने देखा कि ऑनेस्टी, अगर आप, जब क्रिमिनल ने आपके घर पे नॉक करा, उस चोर ने या जो भी आपके फ्रेंड को मारने के लिए घूम रहा था, इस केस में अगर आप अपनी ऑनेस्टी की वैल्यू को होल्ड करके रखोगे ना, तो आपके उस वैल्यू होल्ड करके रखने की वजह से किसी की हो सकता है जान चली जाए, किसी को बहुत भारी नुकसान हो जाए। ठीक है, हमेशा वैल्यूज़ को सिचुएशन के हिसाब से नापा तोला जाता है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करा जाता है कि उसका प्रॉफिट लॉस कितना है, और तब वैल्यूज़ को होल्ड करके रखा जाता है। ठीक है, इसलिए वी शुड बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ टू परस्यू आवर वैल्यूज़ विद रिगार्ड टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द सिचुएशन विच वी आर कन्फ्रंटेड विद। जो सिचुएशन हमारे सामने आएगी उसमें हमें अपनी वैल्यू सोच समझ के मोल्ड करते हुए यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, वैल्यूज़ को हमेशा के लिए आपको समझाने के लिए एक बड़ा ही प्यारा डायग्राम है कि यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, ये वैल्यू सबसे नीचे है, मतलब वैल्यूज़ इस पूरे पिलर का ना यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है ना। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा वैल्यू सबसे नीचे है। वैल्यूज़ इसका मतलब इस केस में बिलीव्स का भी बेस है और एटीट्यूड का भी बेस की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों के बारे में अभी हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। यहाँ पर जो दे रखी है मैं वही डेफिनेशन आपको एग्जांपल्स के साथ अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। वैल्यूज़, आप ऐसा कहो दूसरे केस में,
एटीट्यूड्स का जो बेस होता है, मतलब हमारा एटीट्यूड कैसे होता है, उसके पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। और कोई आपसे कहे हमारी जो बिलीव्स होती हैं वो किस बेसिस पे होती हैं हमारी, वो हमारी वैल्यूज़ के बेसिस पे होती हैं। समझ गए लेकिन? तो अल्टीमेटली फिर एटीट्यूड का बेस भी तो वैल्यूज़ ही हुई ना, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, क्योंकि सबसे नीचे वैल्यूज़ हैं। तो आप कह सकते हो बोथ एटीट्यूड्स एंड आवर बिलीफ सिस्टम आर शेप्ड बाय वैल्यूज़। हमारा एटीट्यूड और हमारा जैसा बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा एटीट्यूड कैसा होगा और हमारे सोच विचार कैसे होंगे, ये सब कुछ वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है। जिस तरीके की वैल्यूज़ हमारे अंदर होती है, हमने जो सीखी हुई होती हैं, हमें जो सिखाई गई होती है, उनके बेसिस पे हम सोच विचार हमारा वैसे ही चलता है और हमारा एटीट्यूड भी वैसे ही डेवलप होता है। अच्छा, जब आपको ये वर्ड आता है एटीट्यूड, इससे आपकी चीज़ क्या समझते हो? मतलब आई होप आपको पता तो होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग जब कह देते हैं ना किसी से, तेरे में बहुत एटीट्यूड है, तू बहुत एटीट्यूड वाली है, तू बहुत एटीट्यूड वाला है, ठीक है, अपने एटीट्यूड थोड़ा कम करो, हम लोग वो गलत बोल रहे होते हैं। वो एटीट्यूड होता ही नहीं है। साइकोलॉजी के कंसेप्ट में, एथिक्स के कंसेप्ट में जो एटीट्यूड की डेफिनेशन होती है वो बहुत अलग होती है। एटीट्यूड्स ऐसी वे ऑफ फीलिंग और थिंकिंग होती है जब आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में कुछ एक सोच विचार होल्ड करके रखते हो, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपका एटीट्यूड, वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो पर्सनल क्वालिटीज़ आपकी जो आपको दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाती हैं। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं ना कि तुझमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, तो अल्टीमेटली आप ना खुद समझ भी नहीं रहे हो, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है, कि उसमें वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग जो बोलते हैं डे टू डे लैंग्वेज में एटीट्यूड जिस कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं, तो हम लोग गलत यूज़ करते हैं, याद रखना इस चीज़ को। सबसे पहले बात करते हैं कि बिलीफ का मतलब क्या होता है। बिलीफ देखो एक ऐसी इंटरनल फीलिंग होती है पर्सन की, पर्सनल होता है, मतलब बिलीफ मैं ऐसा मानता हूँ, ठीक है, मतलब पर्सन बोलेगा कि मैं ऐसा मानता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो जो मेरे अकॉर्डिंग वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो बिलीफ होता है। इंटरनल फीलिंग होती है जिसमें पर्सन किसी एक चीज़ को सच मानता है, किसी एक इवेंट को, किसी एक कॉन्सेप्ट को पर्सन सच मानता है, और तब सच मानता है, हो सकता है उसकी बिलीफ के पीछे जो कोई फैक्ट हो वो प्रेजेंट ना हो, मतलब पर्सन फैक्चुअली उस चीज़ को प्रूफ ना कर पाए, मतलब पर्सन जो बिलीफ हो वो अनप्रूवन हो या फिर इररेशनल हो। पर्सन जो बात कर रहा हो सकता है किसी को सुनकर ये भी लगे कि यार ये इलॉजिकल बात कर रहा है, ठीक है। तो जो बिलीफ होता है ना, बिलीफ पर्सनल होता है, और ज़रूरी नहीं उसके पीछे कुछ फैक्ट्स मौजूद हो, वो बिलीफ ज़रूरी नहीं वो प्रूफ करी जा सके, या वो रैशनैलिटी के बेसिस पे पर्सन बात कर रहा हो, मतलब लॉजिकलनेस के बेसिस बात कर रहा हो। एग्जाम्पल, पर्सन ये मानता है कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट में पर्सन जो है वो बिलीव करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि मरने के बाद जो कॉन्सेप्ट जैसे कई लोग डिस्कस करते हैं कि पर्सन या तो हेवन में जाता है या हेल में जाता है, फिर उसका दोबारा बर्थ होता है उसके कर्मा के बेसिस पे। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, बहुत लोग जो होते हैं रिलीजन वगैरह या ऐसे जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें बिलीव नहीं करते। उन पर्सन्स के अकॉर्डिंग ऐसे कॉन्सेप्ट्स इररेशनल होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक पर्सन होल्ड करके रख रहा है ऐसा बिलीफ। तो बिलीफ इसका मतलब क्या है? बिलीफ एक इंटरनल फीलिंग होती है। बिलीफ इज़ ऑल अबाउट पर्सनल, ठीक है। पर्सन ऐसा मानता है पर्सनली, ठीक है। फैक्चुअली हो सकता है उसको प्रूफ ना करा जा सके उसकी बातों को, और कई लोगों को सोसाइटी में सुनकर ये भी लगे कि पर्सन बकवास कर रहा है क्योंकि उसकी बातों में लॉजिकलनेस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और जो हमने पूरी डिस्कशन करी वैल्यू की, तो उसके बेसिस पे एक अच्छी डेफिनेशन वैल्यू की क्या बन सकती है? वैल्यू इस चीज़ को मेजर करने का काम करता है कि जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में किस चीज़ के साथ वर्थ और किन चीज़ों के साथ इम्पोर्टेंस को अटैच करता है। मतलब पर्सन अपनी लाइफ में किन बिलीफ सिस्टम्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है और लाइफ में उन्हें वर्दी मानता है, तो उनको हम लोग कहते हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं? जिस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, डेली लाइफ में इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे एक्शंस के थ्रू हमारी वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होती हैं। मतलब जिस तरीके से इंसान जीता है उसकी वैल्यूज़ उसके जीने के तरीके में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो वैल्यूज़ समझ लेना सिर्फ वो चीज़ होती है जिनमें
पर्सन जो है, वो इंसान जो है वो उसको या तो वर्दी माने या उन चीज़ों के साथ इंपॉर्टेंस अटैच करे। जैसे पर्सन, एक एग्जांपल के केस में बता रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंस अटैच कर रहा है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में विश्वास रखता हूँ। पर्सन विश्वास रख रहा है, इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देता है। पर्सन ये मानता है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरों को बोलने का हक है, मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म करने के बाद दूसरों की बातों को भी पूरी तरह से सुनता हूँ, क्योंकि अगर सामने वाला मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट कर रहा है तो मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि मैं भी उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करूँ। तो ये एक एग्जांपल है वैल्यू का, क्योंकि पर्सन इस केस में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को वर्दी मान रहा है, इंपॉर्टेंट मान रहा है और उसके साथ इंपॉर्टेंस अटैच कर रहा है। ठीक है, वो खुद भी ऐसा मानता है और वो दूसरों को भी उतनी लिबर्टी दे रहा है कि वो आज़ादी के साथ बोल सकें। या नॉर्मल सी बात, जैसे हम लोग कहते हैं आई वैल्यू माई फैमिली, मेरे लिए मेरी फैमिली की वर्थ बहुत है, इंपॉर्टेंस बहुत है, मेरी लाइफ में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। तो कई लोग फैमिली को कुछ भी हो जाए मर मिटेंगे, ठीक है, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट जाकर काम नहीं करते। फैमिली उनके लिए बहुत एक बड़ा पैरामीटर होता है, वो उसको वर्दी मानते हैं और उसके साथ इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू एक ऐसा ब्रॉड पैरामीटर होता है पर्सन की लाइफ में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंट मानोगे और किसके साथ इंपॉर्टेंस अटैच करोगे, उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू। अब एटीट्यूड क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आप अपने वर्ड्स के थ्रू या बिहेवियर के थ्रू, मतलब आपकी स्पीच के थ्रू या आपके एक्शंस के थ्रू, जब आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं ना, ठीक है, तब उसको हम लोग कहते हैं वो उस पर्सन का एटीट्यूड होता है। आई रिपीट, एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ होती है जब आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स, ये जो ऊपर हमने बिलीव्स और वैल्यूज़ जो डिस्कस करें, आपकी सोच और आप जिन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हो वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। आपकी इंटरनल फीलिंग्स, आपकी इंटरनल वो फीलिंग्स जिसमें आप ये आपके एक्शन से और आपके वर्ड से दूसरों को ये पता चलता है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानता है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं मानता है, इसके लिए ये बहुत हाई प्रिंसिपल है, इसके लिए ये प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ के अंदर। कुछ भी हो जाए, ये इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को किसी भी सिचुएशन के अंदर जो है वो अवॉइड नहीं करेगा, और दूसरे केस में कोई और अगर प्रिंसिपल हो तो पर्सन उसको अवॉइड करने के लिए रेडी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कुल मिलाकर देखो, बातें सिर्फ दो ही होती हैं एटीट्यूड के कंटेक्स्ट में, बिलीव्स और वैल्यूज़, ठीक है, जो आपके वर्ड से एक्सप्रेस हो या आपके बिहेवियर से, मतलब एक्शन से एक्सप्रेस्ड हो, तो वो मिलाकर बनती है पर्सन का एटीट्यूड। एग्जाम्पल, आई हेट स्कूल। पर्सन ये कह रहा है, छोटा बच्चा कह रहा है, मान लो कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, क्या आफत है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कोई अच्छी चीज़ तो होती नहीं। पर्सन, ये छोटा बच्चा ऐसा कह रहा है। तो वर्ड्स के थ्रू जो भी वो बच्चा सोच रहा है मन के अंदर, और वो जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है, इस केस में वो स्कूल को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। अब ये चीज़ उसके बिलीफ सिस्टम में भी है, उसकी सोच भी है, ठीक है, कि स्कूल अच्छी चीज़ तो नहीं है, ठीक है, टीचर वहाँ मारती है, कहती है कि होमवर्क दिखाओ, मैं होमवर्क क्यों करूं, ठीक है। तो पर्सन यहाँ पे वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू भी, बिहेवियर के थ्रू कैसे, सुबह सुबह रोना धोना मचा देगा, मुझे स्कूल नहीं जाना, लेट उठेगा, अलार्म बंद कर देगा, ठीक है, या सबके फ़ोन से अलार्म हटा देगा। तो उसको कुल मिलाकर मतलब वो अपने एक्शंस के थ्रू और अपने बिहेवियर के थ्रू और अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू, मतलब थिंकिंग पैटर्न के थ्रू ये दिखा रहा है कि स्कूल मेरे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आता स्कूल जाकर। ये है उस बच्चे का एटीट्यूड। तो अब आप समझ गए जो मैं आपसे कह रहा था कि एटीट्यूड वो चीज़ नहीं होती जब हम दूसरों से कहते हैं कि तुम में बहुत एटीट्यूड है, तुम अपने आप को समझते क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो मेरे से, वो चीज़ नहीं होती एटीट्यूड। तो ये हमने बेसिक बात करी वैल्यूज़ के बारे में, और उसी के साथ हमने कुछ कोर वैल्यूज़ को भी देखा। कोर वैल्यूज़ मतलब वो वैल्यूज़ जिनको हर एक सोसाइटी में अच्छा माना जाता है 99% केसेस में, जैसे रिस्पेक्ट, ओपननेस, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, टीम वर्क, ठीक है, और ओपननेस। तो इन सारी वैल्यूज़ को कुछ ऐसी कोर रिस्पेक्ट होती है जो हर एक सोसाइटी के अंदर अच्छी मानी जाती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कोर वैल्यूज़। तो कोर वैल्यूज़ को भी हमने देखा जो हर एक सोसाइटी में वैल्यू करी जाती हैं, वर्थवाइल समझी जाती है, और हर एक पर्सन किसी भी सोसाइटी से चाहे वो बिलोंग करते हों, वो उन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम पिलर मानते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कोर वैल्यूज़। तो कोर वैल्यूज़ भी हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस कर लिया था, जैसे ऑनेस्टी जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। हमारा जो डॉक्यूमेंट है इनसाइट्स का,
उसके अंदर जब वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है, ठीक है, ये देखो जो यहाँ पर डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई है ना, इनको अवॉइड कर देना हमने, क्योंकि बहुत अच्छी डिस्कशन करी है। उसके बेसिस पे आप खुद अपनी एक डेफिनेशन बना लेना। और ये जो यहाँ पर ये जो रट्टाफिकेशन वाली लाइन्स लिखी होती है ना, ये टफ अंग्रेजी, इसको अवॉइड करा करो एग्जाम में, क्योंकि ये फालतू चीज़ें याद नहीं आती हैं। बहुत कंटेंट होता है लर्न करने के लिए, आसान रास्ता पकड़ा करो, ठीक है, और आराम से टॉप कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो ज़रूरी नहीं, इसके अंदर ये जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इनसाइड खुद भी कहता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, कि दीज आंसर्स आर नॉट मॉडल आंसर्स, ठीक है, ये सिनॉप्सिस भी नहीं है। अगर आप सिनॉप्सिस की डेफिनेशन के थ्रू जाओ तो इनसाइट्स ने खुद ये गाइडलाइंस मेंशन कर रखी हैं। क्रिएटिविटी एक बेस्ट चीज़ होती है। डिस्कशन हम जो भी कर रहे हैं उसके बेसिस पे आप कोई ऐसा आंसर बना रहा है जिसको आप 8 मिनट्स के अंदर लिख सको, ठीक है, उतने टाइम मिलता है हमें, 8 to 9 मिनट्स का टाइम मिलता है मेंस का आंसर लिखने के लिए, ठीक है, तो उतना आप देख लेना। फिलहाल वापस हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो वैल्यूज़ की डेफिनेशन देखने के बाद ये जो 3 तरह की वैल्यूज़ जो दे रखी हैं, कंपैशन, इंटेग्रिटी और रूल ऑफ लॉ, इनको एक बार ही देख लेते हैं हम लोग, एक एक वर्ड समझ लेते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये वाले फिर जब वर्ड्स आएंगे तो हमें ये दिक्कत नहीं देंगे। अब ये जो वर्ड है कंपैशन, डेफिनेटली आपने ये सुना होगा वर्ड। क्या मतलब होता है जब हम लोग बोलते हैं पर्सन के पास कंपैशन है, पर्सन कंपैशनेट है। जब हम लोग बोलते हैं कंपैशन तो उसका मीनिंग ये होता है कोई पर्सन जो सफ़र कर रहा हो उसके लिए, उस पर्सन के प्रति हमारे दिल में एक दया भावना होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं फीलिंग पिटी फॉर समवन हु इज़ सफरिंग इज़ नोन एज कंपैशन, ठीक है। दया भावना आपके मन के अंदर होनी चाहिए उस पर्सन के लिए जो सफ़र कर रहा है लाइफ में। और सफरिंग किसी भी फॉर्म की हो सकती है, साइकोलॉजिकल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग, इमोशनल सफरिंग, कोई भी सफरिंग हो उस पर्सन की लाइफ में हो, आप उस पर्सन को ये एहसास दिलाते हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो चाहे कितनी भी ख़राब हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये इस तरीके का बिहेवियर दिखाना, इस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाना वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, इसको हम लोग कहते हैं कंपैशन। कंपैशन हमारी सर्विस में कैसे काम आ सकता है, क्योंकि एथिक्स की हर चीज़ हमें अपने सर्विस से रिलेट करनी है, IAS, IPS, IFS। तो कोई भी पर्सन हो, आप कितनी भी ऊंची पोस्ट पर हो, आप कंपैशन उसको दिखाओ। मतलब ये आंसर में लिखना कि हम लोग चाहे किसी भी पोस्ट के ऊपर पहुंच जाए, कोई भी पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, IAS ऑफिसर हो, सेक्रेटरी हो, कमिश्नर हो, कुछ भी हो, उसको कंपैशन ज़रूर दिखाना चाहिए। जो पर्सन सफ़र कर रहा हो अपनी एक बारी पोजीशन को भूलते हुए, मतलब ह्यूमन बीइंग के लेवल पर आते हुए कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, पोस्ट को भूल जाओ। मैं सफरिंग उस इंसान की समझता हूँ, मैं उसकी पिटी फीलिंग समझता हूँ, और मेरे अंदर उसके लिए दया भावना है, उसका दर्द मैं काफ़ी हद तक महसूस कर सकता हूँ, ठीक है। इस केस में हम लोग दिखाते हैं कंपैशन। और कंपैशनेट सिविल सर्विस में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सिविल सर्विस इज़ ऑल अबाउट सिविल सर्वेंट्स, जनता के नौकर। जनता अगर आपसे डरेगी तो बात सिर्फ उनकी हेल्प करने की ऐसे नहीं होती कि आप उनका कोई डॉक्यूमेंट बनवा दो, आप उनको राशन बढ़वा दो, आप उनको जस्टिस दिलवा दो। इमोशनल लेवल पे भी अगर कोई ऑफिसर अगर किसी की हेल्प कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है एक तरीके से, कि कोई बात नहीं, किस चीज़ का ट्रॉमा है अब मुझे बताओ। तो बड़े लेवल का जब कोई बड़े पोजीशन का जब कोई पर्सन होता है, और नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल जनता होती है, जो किसी पोस्ट पर नहीं होती है बड़ी बड़ी, उनकी जब वो हेल्प कर रहे होते हैं ऐसा बोलकर, तो वो बोलना भी उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द ना बहुत एक इमोशनल हीलिंग का काम करता है ऐसे केस में, ठीक है। बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स तो एक तरीके से राजा होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, है ना। अब आप किसी एक गरीब इंसान के पास जाकर आप उससे बोलो कोई बात नहीं, तुम्हारी सफरिंग को मैं समझता हूँ, और देखो सिर्फ बोलने से नहीं होता कंपैशन, आपको फील भी करना चाहिए ये, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट अगर बनने जा रहे हो तो आपको अंदर से फीलिंग भी होनी चाहिए। बोलने से क्या होगा, बोलने तो मतलब आप कोई पॉलिटिक्स थोड़ी ना खेल रहे हो कि आप बोल आओ और झूठा वादा कराओ जाकर, ठीक है। वो उस केस में वो नहीं है, मतलब आप मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ में हम लोग दोस्तों यारों के साथ जैसे कभी कभार पॉलिटिक्स खेलते हैं या कुछ करते हैं, उस केस में नहीं। बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको जेन्युइनली आपके अंदर एक पिटी फीलिंग होनी चाहिए। यू शुड बी कंपैशनेट टू हेल्प अदर्स, स्पेशली वल्नरेबल एंड पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और पिटी फॉर समबडी हु इज सफरिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं दया भावना, ठीक है।
दूसरी वैल्यू दे रखी थी इंटेग्रिटी। क्या मतलब होता है इंटेग्रिटी का? इंटेग्रिटी एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसको आप लाइफ में फॉलो करते हो, जिसमें आपकी जो वैल्यू होती है वो ऑनेस्टी के प्रिंसिपल पर होती है। आप सच्चाई के आधार पर कोई भी डिसीजन लेते हो और सच्चाई के रास्ते पर चलते हो। दूसरा एस्पेक्ट इंटेग्रिटी का ये है, आप ऐसा लगातार अनकॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर शो करते हो जिसमें आप अपने एक्शंस और अपने वर्ड्स के थ्रू ये बताते हो कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं, मैं उनको किसी भी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा। मैं उन एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स को होल्ड करके रखूँगा। मतलब मेरी जो अप्रोच रहेगी उन प्रिंसिपल्स को होल्ड करने के लिए वो कंसिस्टेंट रहेगी। कंसिस्टेंट मतलब सिचुएशन चाहे कोई भी आ जाए, मैं अपने वैल्यूज़ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और ना उनको कॉम्प्रोमाइज़ होने दूँगा। एथिक्स के कंटेक्स्ट में इंटेग्रिटी का सिंपल सा मीनिंग यही होता है, पर्सन ऑनेस्टी दिखाए, ट्रूथफुलनेस दिखाए और एक्यूरेसी दिखाए अपने एक्शंस के अंदर। ठीक है, मतलब पर्सन का जो ऑनेस्ट बिहेवियर है वो उसके बोलने से सिर्फ नहीं होगा, वर्ड्स के थ्रू नहीं। ठीक है, वर्ड्स के अलावा वो उसके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि आप एक ऐसे सिविल सर्वेंट हो जो इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रांगली मानता है और जो होल्ड करके रखता है, तो जो जनता है उसको पता लगना चाहिए कि हाँ, ये पर्सन सिर्फ ऑनेस्टी का जो ढोंग है वो नहीं रचाता है, जो मतलब सिर्फ मुंह से नहीं बोलता कि हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल को होल्ड करके रखता हूँ। इस ऑफिसर के काम करने से भी पता लगता है कि हाँ, इसका एक एक एक्शन इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन फिर ये उठता है कि भाई अगर इंटेग्रिटी ऑनेस्टी ही है, ऑनेस्टी के प्रिंसिपल को फॉलो करना, ट्रूथफुलनेस के प्रिंसिपल को फॉलो करना, अगर यही सब इंटेग्रिटी है तो फिर ऑनेस्टी वर्ड का क्या मतलब होता है? जो ये शब्द है ऑनेस्टी, क्या फिर ये इंटेग्रिटी से अलग नहीं है? बिल्कुल सेम हुआ क्या? देखो, कभी भी अगर कोई आपसे ये पूछे ना, लाइफ में इसको याद रखना हमेशा, क्या इस वर्ड का मतलब वही होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा एक माइन्यूट, एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है ज़रूर। अगर देखो ऑनेस्टी ही रखना होता तो इंटेग्रिटी जैसे वर्ड को इन्वेंट करने की ज़रूरत ही क्या पड़ती? कुछ तो डिफरेंस होगा ना। ठीक है, सिनोनिम्स भी जो होते हैं, आप एक ही वर्ड को, जैसे हम लोग इस केस में ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को ज़्यादा कोई डिफरेंस मान के नहीं चल रहे हैं इन वर्ड्स पे। हम लोग नॉर्मल आम भाषा में अगर हमसे कोई पूछे इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, हम कहेंगे सच्चाई का रास्ता पाला करना, सच्चाई को फॉलो करना, सच्चाई के रास्ते पे पालन करना। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी का मतलब इंटेग्रिटी होता है। ठीक है, ये बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन थिन लाइन ऑफ डिफरेंस ज़रूर होता है ऐसे वर्ड्स के बीच में। ठीक है, तो ऐसे ही इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के बीच में भी एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जानते हैं, इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस। डिफरेंस जानने से पहले एक बारी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन ऑनेस्ट तो हो लेकिन वो इंटीग्रिटी के वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देता हो? ठीक है, इसके लिए हमें ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में सबसे पहले तो रिलेशनशिप जानना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना आप, दोनों ही ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन ऑनेस्टी एक छोटी वैल्यू होती है जो एक बड़ी वैल्यू जिसका नाम होता है इंटेग्रिटी, उसका पार्ट होती है। ठीक है, मतलब पर्सन अगर ओवरऑल इंटेग्रिटी के वैल्यू को होल्ड करके रखता है, इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस देता है, तो ऑनेस्टी उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है उसकी ओवरऑल इंटेग्रिटी का। ये आप याद रखना। ठीक है, इसका मतलब इंटेग्रिटी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है और ऑनेस्टी एज़ कम्पेयर टू इंटेग्रिटी छोटी वैल्यू होती है। इतना समझ में आ गया हमें? ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन ऑनेस्ट हो लेकिन वो इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल को फॉलो ना करता हो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक पर्सन को रास्ते में वो जा रहा था, एक वॉलेट मिला। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, तो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पर्सन एक रोड पे जा रहा था, उसे एक वॉलेट मिला जिसमें काफ़ी सारे, आप मान लो, पैसे थे। ठीक है, अब वो वॉलेट उसने चुराया तो नहीं है,
क्योंकि उसे पड़ा मिला है। उसने उस वॉलेट को रख लिया अपने पास। घर पे जब लौटता है, फैमिली मेम्बर्स उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ये वॉलेट कहाँ से मिला तुम्हें? तो उसने कहा रोड पे गिरा पड़ा मिला था और मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि मैंने इसको चुराया नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको अपने पास रखना कुछ गलत नहीं समझा। ठीक है, तो मैंने उसको अपने पास रख लिया। और अब ये जो, क्योंकि इस वॉलेट में जो पैसे थे वो भी मैंने नहीं चुराए हैं, वो भी उस वॉलेट के अंदर थे, क्योंकि अब वॉलेट मेरा है तो पैसे भी मेरे हो गए। ठीक है, कुछ गलत नहीं है इस चीज़ में। वॉलेट गिरा पड़ा था, आसपास उसके कोई भी नहीं था, ना मैंने किसी की जेब काटी, वॉलेट मेरे को मिला, पैसे उसमें पड़े हुए थे, वॉलेट भी मेरा, पैसे भी मेरे। लेकिन क्या पर्सन ने कोई भी एफर्ट लगाया कि ये पता लगाए वो वॉलेट है किसका? उसमें कुछ जो एक कोई आइडेंटिटी कार्ड पड़ा होगा, या आसपास वो पूछता, या थोड़ी देर वो वहाँ पर वेट करता कि कोई पर्सन आएगा हो जिसका वॉलेट खो गया है, तो हो सकता है वो उसको ढूंढने आए। थोड़ा भी उसने एफर्ट करा कि हल्का सा भी एफर्ट, वॉलेट दिखा, फटाफट हाथ मारा और घर लेकर आ गया। उसके हिसाब से ये ऑनेस्टी है, लेकिन ये इंटेग्रिटी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट? ऑनेस्टी एक पर्सन होल्ड करके रख सकता है कि भाई मैंने मन के अंदर एक कहानी बना ली, हाँ यार मेरे को सारे सिचुएशंस को मैंने नाप तोल लिया अच्छे से, किंतु परंतु मैंने सब कर लिया, मुझे इसमें मेरी कोई गलती नहीं लगी और जो मैंने एक्शन लिया वो बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से मैं सच्चाई के प्रिंसिपल पे मैं चला। लेकिन अगर बड़े इसको एक तरीके से देखा जाए, मैक्रो पिक्चर थे, जैसा हम लोग इस सिचुएशन में एज अ ऑब्जर्वर इसको देख रहे हैं सिचुएशन को, तो हमें क्या ये ऑनेस्टी का प्रिंसिपल लग रहा है? अब जिस पर्सन के, मान लो कि चलो मेरे को तो वॉलेट पड़ा मिल गया, उसमें पैसे थे हज़ारों लाखों, मैंने वो रख लिए। किसी पर्सन के हो सकता है वो पूरी ज़िंदगी की कमाई हो, बहुत ज़रूरी उसकी बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, कहीं उसका कोई फैमिली मेम्बर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो उस पर्सन को उन पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी और बिल्कुल एंग्जाइटी में आकर उस पर्सन ने उस वॉलेट को गिरा दिया था। एज अ ऑब्जर्वर हमें क्या लग रहा है, उस पर्सन को यार थोड़ा वेट करना चाहिए था, किसी और का कितना बड़ा नुकसान हो गया उसके थोड़े से ना वेट करने की वजह से, और पर्सन सेटिस्फाई होकर बैठ गया घर पर आकर के, हाँ भाई कि मैंने तो चोरी नहीं करी, मुझे पड़ा मिला था तो मेरा हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था ये जो इंटेग्रिटी है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है। ऑनेस्टी सिर्फ इसका छोटा सा पार्ट होती है। ठीक है, अब क्लैरिटी के साथ हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में एग्जैक्टली फ़र्क क्या होता है। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है। पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सच बोल रहा है, वो अपने सच बोलने में सिंसियर है और किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं कर रहा है, मतलब डिसीट नहीं कर रहा है, किसी को चीट नहीं कर रहा है जब वो बोल रहा है सच। ठीक है, ये तो हो गया ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है? इंटेग्रिटी का ये मतलब होता है, देखो ऑनेस्टी का कंपोनेंट तो होता ही है इंटेग्रिटी के अंदर। पर्सन इस तरीके से सच बोल रहा है कि सच बोलने के साथ साथ वो अपने मॉरल और एथिकल जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ वो स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कर रहा है। अपने मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स को पर्सन स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है अलॉन्ग विथ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी। सच बोलते हुए, ऑनेस्टी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए पर्सन अपने मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स का त्याग नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑनेस्टी जनरली शब्दों के साथ दिखाई जाती है, सच बोलना। ठीक है, ऑनेस्टी वाला सच, सच जनरली बोला जाता है, तो वर्ड्स के साथ दिखती है हमें ऑनेस्टी। लेकिन इंटेग्रिटी तो एक्शंस के साथ हमें दिखती है। आप बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के जितना मर्जी दूसरों को बता रहा हूँ मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर आप इंटेग्रिटी एज अ वैल्यू को होल्ड करके रखते हो तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्शंस में खुद ही रिफ्लेक्ट होगी आपकी ऑनेस्टी, तो वो होता है इंटेग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑनेस्टी में हो सकता है पर्सन अपने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को ना दिखाए, मॉरल बिहेवियर को ना दिखाए, लेकिन यहाँ पर जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, इंटेग्रिटी में स्ट्रिक्टली पर्सन को अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। मॉरल प्रिंसिपल्स को ना छोड़ना ही इंटेग्रिटी का सबसे बड़ा साइन है। ठीक है, लेकिन ऑनेस्टी में हो सकता है पर्सन सच बोलते हुए मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करें। एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा, सारे डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप इसको देख लो। अगर आप ऑनेस्ट हो तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल को भी फॉलो करोगे, लेकिन जहाँ पर आप इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो इसका मतलब ये इस चीज़ की गारंटी है कि पर्सन ऑनेस्ट भी है।
ठीक है। जैसा हमने देखा था ऑनेस्टी एक छोटा सा प्रिंसिपल है, इतने छोटे प्रिंसिपल की वजह से हम ये तो नहीं कह सकते कि पर्सन बड़े प्रिंसिपल इंटेग्रिटी को भी फॉलो करता है। लेकिन अगर पर्सन इतने बड़े प्रिंसिपल को, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेग्रिटी, इस वैल्यू को होल्ड करके रखता है, तो इंटेग्रिटी का तो कोर पार्ट ही होता है ऑनेस्टी। तो इंटेग्रिटी ऑनेस्टी को अपने आप अपने साथ ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टी इंटेग्रिटी को अट्रैक्ट करेगा, ये इस चीज़ की गारंटी नहीं होती। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन इंटेग्रिटी इस चीज़ की डेफिनेटली गारंटी होती है कि ऑनेस्टी तो आएगी ही आएगी। क्लियर? अब एक एग्जांपल बताता हूँ, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मान लो एक पर्सन है, ठीक है, वो कोई गेम खेल रहा था अपनी बालकनी में या अपनी गली में, और उसने एक बॉल से किसी का विंडो पेन तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया किसी का, ठीक है। जो विंडो थी किसी के घर की, उसका शीशा तोड़ दिया एक पर्सन की बॉल ने। अब दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक है पर्सन ए कहता है, ए से किसी ने पूछा नहीं ये शीशा कैसे टूटा, उस पर किसी मतलब ए पे किसी को शक भी नहीं गया, वो चुपचाप शीशा जैसे टूटा वो अंदर आ गया। अब ए ये मन में सोचकर ये सेटिस्फाई होकर बैठा हुआ है, मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं क्यों ऑनेस्ट हूँ? मैं इसलिए ऑनेस्ट हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला, मतलब सच बताया उसने ये नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं ऑनेस्ट हूँ, ठीक है। झूठ क्यों नहीं बोला? ए से पूछा जाए कि आपने झूठ क्यों नहीं बोला, कहता है मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं है शीशा कैसे टूटा, पूछा होता तो मैं बताता, कोई पूछ ही नहीं आया, ठीक है, मेरे पास, तो मैंने अपनी साइड से किसी को बताया भी नहीं, तो ना मैंने सच बोला ना मैंने झूठ बोला। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है, मैंने झूठ तो बोला ही नहीं, ठीक है, झूठ नहीं बोला तो मैं ऑनेस्ट हूँ, ठीक है। एक तो हो गया ये एक एग्जाम्पल। दूसरे केस में, एक मिनट इसको रब कर देते हैं हम लोग। एक पर्सन है बी ने बॉल मारी और शीशा तोड़ दिया, ठीक है, ये शीशा तोड़ दिया बी ने। बी ये बोलता है भले ही मुझे किसी ने देखा हो या ना देखा हो, ऑब्ज़र्व कराओ या ना कराओ, उस टाइम पे कोई प्रेजेंट था चाहे ना था, ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है, मैं जाऊंगा और ख़ुद बता कर आऊँगा मैं, ठीक है। इस केस में पर्सन क्या कर रहा है, वर्ड्स का सहारा भी ले रहा है और एक्शंस में भी बता रहा है पर्सन अपने, कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल्स जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। भले ही मुझे किसी ने ऑब्ज़र्व करा था चाहे नहीं करा था, लेकिन किसी का नुकसान हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है। वो नुकसान की भरपाई मेरे से मांगे ना मांगे इसकी बात नहीं है, लेकिन उस पर्सन को पता होना चाहिए कि तुम्हारा नुकसान मेरी वजह से हुआ है सॉरी। तो मैं उस पर्सन को खुद जाकर बताऊंगा कि हाँ आपका जो शीशा टूटा है वो मेरे बॉल फेंकने की वजह से टूटा है, ठीक है। इस केस में पर्सन क्या कर रहा है, इस केस में पर्सन इंटेग्रिटी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। पहले केस में जो पर्सन था ए, वो ये बोल रहा है कि मैं ऑनेस्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है, मैंने झूठ नहीं बोला इसलिए मैं ऑनेस्ट हूँ। लेकिन बी ये बोल रहा है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सच या झूठ मैं खुद जाके बता कर आऊँगा कि किसी का विंडो पेन मेरे बॉल फेंकने की वजह से टूटा है, ठीक है। अब देखो रिलेट करो, यहाँ पर वर्ड्स के साथ डीलिंग होती है। पर्सन ये सोच के सेटिस्फाई है कि उसने झूठ तो बोला ही नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्शंस, पर्सन खुद जा रहा है बताने कि हाँ मेरे बॉल फेंकने की वजह से शीशा टूटा। यहाँ पर ऑनेस्टी में जो प्रिंसिपल है वो मॉरल कोड के साथ अपने आप को बांधता नहीं है, मतलब जब वो सच बोल रहा हो या ना बोल रहा हो तो वो मॉरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में नहीं रखता। लेकिन इंटेग्रिटी वाला पर्सन अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रिक्टली, एथिकल प्रिंसिपल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो इस एग्जांपल के बेसिस पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनेस्टी इंटेग्रिटी की गारंटी नहीं होती है, लेकिन इंटेग्रिटी डेफिनेटली अपने साथ ऑनेस्टी को अट्रैक्ट करते ही करता है। इसलिए इंटेग्रिटी इज़ अ मच ग्रेटर एंड वर्थवाइल वैल्यू विच शुड बी परस्यूड बाय एवरीवन, स्पेशली सिविल सर्वेंट्स। अब एक वैल्यू जो एक और दे रखी थी वहाँ पर, वो दे रखी थी रूल ऑफ लॉ की वैल्यू, ठीक है।
रूल ऑफ लॉ की वैल्यू ये कहती है कि कोई भी जो पर्सन है वो कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सज़ा जिसने, या फिर ऑर्डिनरी पर्सन हो कोई, ठीक है। मान लेते हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और यहाँ पर ऑर्डिनरी पर्सन। अगर ऑर्डिनरी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट करा है तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जिस लेवल का क्राइम प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने या चीफ मिनिस्टर ने कमिट करा हो, ठीक है। कानून से बड़ा कोई इंसान नहीं है। ये भी एक वैल्यू है जिसको सोसाइटी एक अच्छी वैल्यू, ठीक है, एक वर्थफाइल वैल्यू मानती है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था ना कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, कोर वैल्यूज़ होती हैं जो सोसाइटी की, तो एक तरीके से ये एक ऐसी लीगल वैल्यू है जो सोसाइटल लेवल पर, जिसमें सोसाइटी के जो हर एक इंडिविजुअल हैं वो उस वैल्यू को रिस्पेक्ट देंगे और चाहेंगे ये जो रूल ऑफ लॉ की ये जो वैल्यू है हर कोई इसे फॉलो करे। तो इस केस में रूल ऑफ लॉ एक तरीके से क्या है, ये एक सोसाइटल वैल्यू है, ये एक पर्सनल वैल्यू भी है। क्योंकि पर्सन ये सोचता है अगर मैं ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और मैंने कोई क्राइम कमिट करा तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, किसी पोस्ट पर नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा सज़ा मिले। और वेयरएस जो कोई बड़ी कुर्सी पर बैठा है, जैसे मान लो कोई जज है, उसने कोई क्राइम कमिट करा, फॉर एग्जांपल रेप, ठीक है, और ऑर्डिनरी पर्सन है उसने भी रेप कमिट करा क्राइम, तो इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वो कोर्ट का जज है तो वो बचकर निकल जाए, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई ना हो और ऑर्डिनरी पर्सन को फांसी दे दी जाए, उम्र कैद दे दी जाए या लॉन्ग टर्म जेल पनिशमेंट दे दी जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। और रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट जो एज अ वैल्यू है वो ये कहती है कि ये वैल्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सोसाइटी को ये बताती है ये वैल्यू, नो पर्सन इज़ अबव द लॉ एंड एवरी पर्सन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो यहाँ पर आप देखो लिखा भी हुआ है कि रूल ऑफ लॉ की वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जब सुप्रीम होता है सोसाइटी के अंदर, सबसे ऊंची पोजीशन जब रूल ऑफ लॉ एज अ वैल्यू की पूरी सोसाइटी में, पूरी कंट्री में, एक तरीके से कंट्री लेवल पर वैल्यू है ये, जब इसकी पोजीशन बहुत ग्रेटर होती है तो इसकी वजह से ये इंश्योर हो पाता है कि कोई भी जो पर्सन हो XYZ वो किसी भी पोजीशन पे हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता वो पर्सन, ठीक है। नो पर्सन कैन क्लेम टू बी अबव लॉ। कानून से बड़ा कोई पर्सन नहीं हो सकता इस देश के अंदर, कानून सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है क्योंकि हर एक पर्सन को कानून फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, और कानून के अकॉर्डिंग ही जो पूरी कंट्री के पर्सन्स हैं, सोसाइटी जो है वो चलेगी। तो कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर कोई भी पर्सन नहीं दिखा सकता, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो या कोई भी उस पर्सन के पास पावर्स हो, अथॉरिटी हो, ठीक है। कानून के दायरे में रहकर उस पर्सन को काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी वैल्यू मानी जाती है कि कानून को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। तो रूल ऑफ लॉ हमारे कंट्री में, इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू मानी जाती है कंट्री लेवल पर।